ये क्वेश्चन और आपका नया मैंने एक दो इसमें लोग बनाए हैं। और आपका जो कल क्वेश्चन लिखवाया गया था कि इस कानून की उद्देश्य और विशेषताओं का वर्णन करिए, उसमें ये एक क्वेश्चन बनता है आपका कि आपका 70 साल लगभग हो गया। 70 सालों में यह कानून अपने उद्देश्यों में कहाँ तक माने उद्देश्यों की पूर्ति किया है, और उद्देश्यों की अगर पूर्ति नहीं किया है तो असफलता का क्या कारण है। ये भी आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है इसी में जोड़कर। तो इसको भी 10 लाइन लिखवा दिया जाए, नीचे इसको जोड़ लीजिए तो उसी में भाई इसके बाद एक नया कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है भाई, वह भी उसी को पहले कंसेप्चुअल लिखवाया जाएगा, उसके बाद से और लिखवाया जाएगा। धारावाहिक तो सब कर ले जाएंगे, धारावाहिक तो बेरेक्ट लोग रटे रहते हैं, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने में ही हालत खराब होगी। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये बन रहा है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत विभिन्न अपराधों का उल्लेख करते हुए उनके लिए क्या दंड का प्रावधान है, इसकी विवेचना करिए। तो इसके लिए प्रावधान ये है कि जहाँ जहाँ जिस जिस धारा में ऑफेंस है उसको छांटना पड़ेगा, और वह कौन सा अपराध है और उसके लिए कितनी सजा है, ये 10 धाराओं में से छांट कर आपको लिखना पड़ेगा। एक ये क्वेश्चन बन रहा है। तो लिखिए भाई, आपका हेडिंग डाल लीजिए। तो इस कानून के उद्देश्य की पूर्ति, उसी के आगे लिखिए जो आपका उद्देश्य और विशेषता लिखवाई गई थी उसी में 10-12 लाइन जोड़ना है, ज़्यादा नहीं। अगर ये पूछे तब लिखिएगा इस कानून के उद्देश्य की पूर्ति। हेडिंग डाल लीजिए, लिखिए लगभग 70 वर्षों लगभग 70 वर्ष हो ही गया, लगभग 70 वर्षों से भारत में यह कानून लागू होने के बावजूद भी, लगभग 70 वर्षों से भारत में यह कानून लागू होने के बावजूद भी यह अपने उद्देश्यों में पूरी तरह विफल रहा है। यहीं दिखाइएगा एक लाइन, यह अपने उद्देश्यों में पूरी तरह विफल रहा है। पूरी तरह विफल रहा, ये दिखाना है, सफल ना दिखा दीजिएगा। पूरी तरह विफल रहा है। लिखिए इस कानून का मुख्य उद्देश्य था, इस कानून का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक बुराई, दहेज देने एवं दहेज लेने, सामाजिक बुराई, दहेज देने एवं दहेज लेने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना, पूर्ण प्रतिबंध लगाना। लेकिन आज भी यह सामाजिक बुराई पूर्णतः समाज में प्रचलित है। लेकिन आज भी यह सामाजिक बुराई पूर्णतः समाज में प्रचलित है। हेडिंग डाल लीजिए। तो अब विफलता के कारण, यानी कि आखिर उद्देश्य में क्यों विफल रहा, तो उसकी विफलता के क्या दिखाना पड़ेगा, कारण।
तो आप लोग भी कुछ बताइए, इतना कानून बता दिया गया है। क्यों विफल रहा, आखिर क्यों विफल रहा? तो पहला आप दिखाएंगे कि समाज में जागरूकता का क्या रहा अभाव। लिखिए, एक एक लाइन बढ़ा लीजिएगा, पॉइंट वाइज मैं लिखवा दे रहा हूँ, उसी को एक एक लाइन। पहला लिखिए, समाज में जागरूकता का अभाव। दूसरा लिखिए, कानून का अच्छे ढंग से प्रवर्तन न होना। कानून का अच्छे ढंग से प्रवर्तन न होना। तीसरा लिखिए, समाज में दिखावेपन का होना। समाज में दिखावेपन का होना माने दिखाया भी जाता है कि हम शादी ऐसे किए, खर्चा करके, इतना दहेज देकर। हाँ, दिखावेपन, इसको और क्या कहा जा सकता है? भाई थोड़ा बहुत शब्द वीक हो गया है। नहीं, दिखावेपन को और दूसरे शब्द में लिखा जा सकता है। नहीं, अब वो नहीं हो रहे। प्रदर्शन थोड़ा दूसरी भाषा में चला। चलिए आगे, अगला लिखिए भाई। ठीक है, कोई उतना वीक नहीं है, लेकिन अगला लिखिए आपका। कानून के प्रवर्तन कराने वालों। कानून का प्रवर्तन कराने वालों का इस अपराध में लिप्त होना। कानून का प्रवर्तन कराने वालों का इस अपराध में लिप्त होना। खुद ही लिप्त है तो कहाँ से आपका सुधार होगा? अगला लिखे भाई, दहेज प्रतिषेध अधिकारी का। अगला लिखिए, दहेज प्रतिषेध अधिकारी का अपने कर्तव्यों के पालन में उपेक्षा बरतना। दहेज प्रतिषेध अधिकारी का अपने कर्तव्यों के पालन में उपेक्षा बरतना। अगला लिखिए, इस अधिनियम के तहत दंड का प्रतिशत कम होना। इस अधिनियम के तहत दंड का प्रतिशत कम होना। अगला लिखिए, सरकारों द्वारा इस अधिनियम के प्रवर्तन। सरकारों द्वारा इस अधिनियम के प्रवर्तन के प्रति उदासीन होना। सरकारों द्वारा इस अधिनियम के प्रवर्तन के प्रति उदासीन होना। कितना हुआ आपका? 7। हाँ, अगला लिखिए भाई आपका, समाज में आज भी लिंग के आधार पर विभेद होना। बेटे की चाह ना लिखेगा, डायरेक्ट लिंग के आधार पर लिखिएगा। मैंने डायरेक्ट अटैक ना करके कैसे करिए, इनडायरेक्ट। समाज में आज भी लिंग के आधार पर
विभेद होना। अपने मन से भी बना सकते हैं भाई, ये नहीं कि कहीं लिखा नहीं है आपका, हम भी अपने मन से ही बनाए हैं कंसेप्ट के आधार पर, और आप दो चार बनाकर लिख सकते हैं, कोई ये नहीं कि नहीं लिख सकते। सोचने विचारने की ज़रूरत है कि क्यों असफल ये कानून हुआ। तो दो तीन लाइन छोड़कर ही लिखिएगा ताकि आपके भी दिमाग में कुछ नई बातें मिले, क्योंकि नई बातें लोग फुर्सत में मोबाइल देखकर खोदते रहते हैं। आपका व्हाट्सएप फेसबुक पर आ जाता है कभी काल, तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। अगला प्रश्न बनाइए भाई दूसरा। दहेज, जो इस समय कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन रहा है, लिखिए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दिए गए अपराधों का उल्लेख करिए। दिए गए अपराधों का उल्लेख करिए। या ये पूछ सकता है कि कौन कौन अपराध हैं। या फिर मॉडल चेंज कर सकता है कि अपराधों का उल्लेख करते हुए सजा क्या क्या है, या किस किस कार्य को अपराध घोषित किया गया है इस कानून के तहत। लिखिए भाई, पहला भूमिका जरूर दो लाइन बांधिएगा। लिखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का मुख्य उद्देश्य, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का मुख्य उद्देश्य सामाजिक बुराई, सामाजिक बुराई, दहेज लेने एवं देने, दहेज लेने एवं देने को प्रतिषिद्ध करना, को प्रतिषिद्ध करना तथा ऐसे कार्यों को, तथा ऐसे कार्यों को अपराध बनाना, तथा ऐसे कार्यों को अपराध बनाना और उसके लिए, और उसके लिए दंड का प्रावधान करना है, और उसके लिए दंड का प्रावधान करना है। खड़ी पर देकर पैराग्राफ चेंज करिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस अधिनियम में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस अधिनियम में निम्नलिखित कार्यों को अपराध घोषित किया गया है। निम्नलिखित कार्यों को अपराध घोषित किया गया है और उसके लिए निम्नलिखित दंड का प्रावधान किया गया है। कार्यों को अपराध घोषित किया गया है और उसके लिए निम्नलिखित दंडों का प्रावधान किया गया है। प्रावधान किया गया है। इसके बाद आपका पढ़ी पाई दे दीजिएगा भाई, वो लाइन छोड़ देना है, ऐसे करके पढ़ी पाई दे देना है, लाइन छोड़कर 1 लिखना है, 1 2 3 4 करके, और सेक्शन ऐड करते रहना है। पहला हुआ धारा 3, लिखिए 1 में लिखिएगा धारा 3, लिखिए दहेज देने या दहेज लेने के लिए शास्ति, हेडिंग डाल दीजिएगा मोटा,
ये मोटा हेडिंग में रहेगा। दहेज देने या दहेज लेने के लिए शास्ति। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, हेडिंग ये डाल दीजिएगा। लिखिए भाई, जो कोई व्यक्ति, वही 5-5 लाइन 6-6 लाइन सब लिखना है। जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात, जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात दहेज लेगा या देगा, दहेज लेगा या देगा, या लेने या देने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, या लेने या देने के लिए दुष्प्रेरित करेगा, वह कम से कम 5 वर्ष तक के कारावास, वह कम से कम 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना जो या जुर्माना जो 15,000 रुपये से कम का नहीं होगा, और जुर्माना जो 15,000 रुपये से कम का नहीं होगा, दंडित किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। इसी लाइन में लेकिन यदि दहेज की रकम 15,000 से अधिक है, लेकिन यदि दहेज की रकम 15,000 रुपये से अधिक है, तब जुर्माना उस सीमा तक हो सकता है, तब जुर्माना उस सीमा तक हो सकता है। ये आपका पहला निकला दंड। दूसरा लिखिए भाई, दूसरा लिखिए धारा 4, दहेज मांगने के लिए शास्ति। हेडिंग डाल लीजिएगा। दूसरा, दहेज मांगने के लिए शास्ति। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, जो कोई व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति वर या वधू के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक, वर या वधू के माता पिता या अन्य नातेदार या संरक्षक होते हुए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करेगा, दहेज की मांग करेगा, वह
वह कारावास से वह कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी। वह कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो अधिकतम 2 वर्ष तक की हो सकेगी। किंतु जो अधिकतम 2 वर्ष तक की हो सकेगी। और जुर्माना जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा। और जुर्माना जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। दंडित किया जाएगा। अगला लिखिए, तीसरा लिखिए आपका। तीसरा लिखिए धारा 4A, कैपिटल ए लिखिएगा। धारा 4A, हेडिंग डालिए विज्ञापन पर पाबंदी। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, जो कोई व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री या अन्य नातेदारों के विवाह के प्रतिफल स्वरूप दहेज की मांग हेतु विज्ञापन करेगा। दहेज की मांग हेतु विज्ञापन करेगा। वह कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी। वह कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी। और जो अधिकतम 5 वर्ष तक की हो सकेगी। और जो अधिकतम 5 वर्ष तक की हो सकेगी। या जुर्माने से जो 15,000 रुपये तक का हो सकेगा। या जुर्माने से जो 15,000 रुपये तक का हो सकेगा दंडित होगा। अगला लिखिए भाई आपका तीसरा होना, चौथा लिखिए। चौथा प्रावधान लिखिए। लिखिए धारा 6, हेडिंग डालिए दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना। दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के
फायदे के लिए होना। लिखिए यदि कोई व्यक्ति दहेज की रकम को पत्नी या उसके बच्चे या वारिसों को यदि कोई व्यक्ति दहेज की रकम को पत्नी व्यक्ति न लिखे भाई, यदि वर पक्ष लिखे। देखिए व्यक्ति गलत हो गया, कोई व्यक्ति यहाँ नहीं, वर पक्ष में सब आ जाएंगे, वर के माता पिता नातेदार। वर पक्ष व्यक्ति काट दीजिए भाई। यदि वर पक्ष दहेज की रकम को पत्नी या उसके बच्चे या वारिस को निर्धारित समय के अंदर वापस करने में चूक करता है। चूक मतलब असफल हो जाता है। चूक करता है, चूक माने असफल हो जाना। चूक करता है तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी, किंतु जो अधिकतम 2 वर्ष तक की हो सकेगी, किंतु जो अधिकतम 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 5,000 रुपये से कम का नहीं होगा, या जुर्माने से जो 5,000 रुपये से कम का नहीं होगा, किंतु जो अधिकतम 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, किंतु जो अधिकतम 10,000 रुपये तक का हो सकेगा, दंडित होगा। इस प्रकार जिस के लिए सजा का प्रावधान था वह क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अगला लिखिए भाई, प्रश्न बनाइए अगला। दहेज पर टिप्पणी लिखिए या दहेज को परिभाषित करिए। दहेज पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर लिखिए भाई। जब भी उत्तर लिखिए मैं फिर बता दूं, उद्देश्य जरूर लिखिए कानून का, 1 लाइन। और उत्तर लिखते समय 2 ही लाइन समाहित करिए। लिखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का मुख्य उद्देश्य यह है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का मुख्य उद्देश्य यह है कि
सामाजिक बुराई दहेज देने एवं लेने को प्रतिषिद्ध किया जाए। दहेज लेने एवं देने को प्रतिषिद्ध किया जाए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। दहेज की परिभाषा इस अधिनियम की धारा 2 में दी गई है। दहेज की परिभाषा इस अधिनियम की धारा 2 में दी गई है, जिसके अनुसार लिखिए भाई, आपका कामा देकर लिखिएगा। अनुसार के बाद कामा देकर लिखिएगा, या पैराग्राफ चेंज भी कर सकते हैं, या कामा दे दीजिएगा। लिखिए, इस अधिनियम में दहेज से, भाई बेयर एक्ट पहले लिखिएगा 3-4 लाइन। इस अधिनियम में दहेज से कोई ऐसी संपत्ति, इस अधिनियम में दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत हैं जो विवाह के पूर्व या समय या उसके पश्चात, जो विवाह के पूर्व या समय या उसके पश्चात। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। स्मॉल ए, पढ़ी पाई दे दीजिएगा। स्मॉल ए, विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के दूसरे पक्षकार को, विवाह के एक पक्षकार द्वारा विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को, कामा दीजिए या लिखिए, कामा देकर या। क्लाज बी में लिखे, नीचे पैराग्राफ चेंज कर लेना। क्लाज बी, विवाह के किसी भी पक्षकार के, विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा, विवाह के किसी भी पक्षकार के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या अन्य व्यक्ति को, कामा देकर पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। कामा देकर पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। लिखिए, उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में, उक्त पक्षकारों के विवाह के संबंध में या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, या तो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः दी गई हैं या
दी जाने के लिए करार की गई है, दी गई है या दी जाने के लिए करार की गई है। इसी लाइन में लिखना है कामा देकर। किंतु उन व्यक्तियों के संबंध में किंतु उन व्यक्तियों के संबंध में जिन्हें मुस्लिम स्वयं विधि लागू होती है, पर्सनल लॉ, जिन्हें मुस्लिम स्वयं विधि पर्सनल लॉ शरीयत कानून कहा जाता है, जिन्हें मुस्लिम स्वयं विधि माने पर्सनल लॉ या शरीयत कहा जाता है, मुस्लिम स्वयं विधि लागू होती है, मेहर इसके अंतर्गत नहीं है। भाई बहुत डिटेल में बताया गया था, मेहर इसके अंतर्गत नहीं है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए स्पष्टीकरण 2, 1 निश्चित है लिखना नहीं है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई स्पष्टीकरण 2, मूल्यवान प्रतिभूति पद का वही अर्थ होगा। हाँ पर एक खत्म है। स्पष्टीकरण 2, मूल्यवान प्रतिभूति शब्द का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 30 में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 30 में है, धारा 30 में है। देखिए अगर टिप्पणी में आए तो इतना भी पर्याप्त है, लेकिन अगर आपका थोड़ा व्याख्या करना हो तो कल व्याख्या लिखवाएंगे। फिर आपका और 2 क्वेश्चन आपका हो गए भाई, लगभग ये तीसरा चल रहा है और 3 क्वेश्चन लिखवाना, 1-2 दिन में समाप्त होगा भाई। थोड़ा बहुत आपका स्लो चल रहा है, अभी स्पीड नहीं पकड़ा है, पकड़ लेगा 1-2 दिन में। जब स्पीड आपका आज मंगलवार है ना, कल नहीं। देखिए आपका भाई एक और सब्जेक्ट लगेगा, ये शाम वाला समय 4 बजे से किया जाएगा, कल तो नहीं परसों से करेंगे। एक दिन और आपका शेड्यूल थोड़ा सही हो जाए तो आपका टाट चलेगा 4 से 5, 5:15 से आपका आईपीसी चलेगी, आईपीसी लगाया जा रहा है, और उसके बाद आपका दहेज अधिनियम। जो लोग दोनों टाइम आते हैं भाई, सुबह भी माइनर चलेगा, थोड़ा वेट करें होली बाद। अगर बहुत जल्दीबाजी है तो भाई बिहार का माइनर पढ़ें, नहीं तो चूंकि सुबह भी आपका क्लास चल रहा है, लंबा क्लास चलता है तो सुबह भी माइनर चलाया जाएगा। लेकिन आपका होली के बाद आपका शुक्रवार शनिवार 2 दिन केवल लास्ट में माइनर ही चलाया जाएगा, क्योंकि भाई बिहार एपीओ में 1 बजे से स्थिति नहीं संभलेगी। अभी तमाम लोग परेशान किए, अब क्या किया जाए, उसमें जे का भी बैच चलाना है तो सुबह 1 बैच जे का आपका चल रहा है रेगुलर, आपका 2 सब्जेक्ट। तो जिनको जे पढ़ना है भाई स्पेशली और आपका देना है यूपी, तो सुबह भी आ सकते हैं, नहीं तो आपका शाम को भी 3 सब्जेक्ट लगेगा। आपका देखिए या तो आईपीसी लगाया जा सकता था या एविडेंस, क्योंकि आपका इतना प्रोसीजर लगा है कि हर एक प्रोसीजर एक साथ चलाना मुश्किल है भाई। सीआरपीसी और सीपीसी चल रहा है तो सब प्रोसीजर एक साथ नहीं चल सकते, हमें भी मेहनत पड़ेगी तैयार करने में, ये समस्या है। नहीं एपीओ वाले पढ़ते हैं ना, हाँ आईपीसी लास्ट में हो सकती हैं, 6 से 7 हो सकता है, ये हो सकता है कि आपका 5 से 6 माइनर, तो देखा जाएगा। अभी कल नहीं, शेड्यूल आपका परसों से चेंज होगा भाई, कल से मैंने आगे पीछे लास्ट वाला ही किया जा सकता है, पहले वाला नहीं किया जा सकता। या तो आईपीसी लास्ट में लग जाएगी या डाउरी एक्ट, वो अलग बात है।